बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान से ओमान मस्कत में जो लोग लॉन्च पर आते हैं उनकी तफसील बताऊंगा। लॉन्च यानी समंदर के रास्ते, जिसको अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो डंकी लगाकर ओमान मस्कत में जाना या फिर आना। अगर आप भी मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको पाकिस्तान पंजाब से लेकर मस्कत ओमान के किसी भी मशहूर शहर तक मुकम्मल तफसील के साथ कितने रुपए लगते हैं और किन किन रास्तों से जाया जाता है लॉन्च पर ओमान में। दोस्तों वैसे तो मुझे पता है माशाल्लाह आप काफ़ी समझदार हैं और आपको सब पता है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो इस रास्ते के बारे में नहीं जानते। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप ओमान में आने के लिए ये रास्ता इख्तियार करें। मैं बस आपको सिर्फ मालूमात बता रहा हूँ। ये रास्ता गैर कानूनी है और इस रास्ते पर आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए अगर आप ओमान मस्कत में आना ही चाहते हैं तो वीज़ा लेकर आएँ कानूनी रास्ते से। तो चलें दोस्तों वीडियो की तफसील शुरू करते हैं। जो कोई भी लॉन्च पर ओमान में आता है वो सबसे पहले तो पाकिस्तान किसी एजेंट से बात करता है और ओमान में लेकर आने वाले ज़्यादातर एजेंट का तल्लक ज़िला सियालकोट, ज़िला गुजरात और ज़िला मंडी बहावलदीन में से होता है। और फिर इन एजेंटों के साथ बातचीत होती है। वो 20,000 पाकिस्तानी रुपये से लेकर 1 लाख पाकिस्तानी रुपये तक मांग सकते हैं। एजेंट और आने वाले के दरमियान डील फाइनल हो जाती है और कुछ रुपये उसे एडवांस में दिए जाते हैं और बाकी कुछ कराची पहुंचकर और फिर कुछ ओमान में पहुंचकर डील फाइनल होने के बाद पाकिस्तान से निकालने का टाइम मुकर्रर किया जाता है। एजेंट कम से कम 8 से 10 आदमी एक साथ लेकर आता है। मुकर्रर तारीख आगे पीछे भी हो सकती है। जब सब आदमी रेडी होते हैं तो तब फिर एजेंट उनको लाहौर लेकर जाता है। वहाँ पर कराची के लिए टिकटें बुक की जाती हैं और फिर ट्रेन का सफ़र शुरू हो जाता है। जब कराची पहुंच जाते हैं तो तब एजेंट किसी होटल वगैरह में रूम बुक करता है और सब आदमियों को वहां रखता है। कुछ एजेंट बरास्ता कोयटा भी लेकर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बरास्ता कराची ही लेकर जाते हैं। फिर जब एजेंट को अपने अगले एजेंट की कॉल आती है तो तब वो सबको मुख्तलिफ बसों में बिठाकर ग्वादर के लिए रवाना कर देता है। कराची से ग्वादर तक अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको 12 घंटे लगेंगे। ग्वादर पहुंचकर एजेंट सबको एहतियाती तदाबीर की हदायत देता है। वैसे तो वो हर टाइम सफ़र में आने वाली मुश्किलात का बताता रहता है। ग्वादर पहुंचकर फिर एजेंट अपने ईरान में रहने वाले एजेंट से रब्ता करता है और उसके दिए हुए वक्त का इंतज़ार करता है। जब वहां से एजेंट की कॉल आती है तो तब वहां पर मौजूद ईरानी पिकअप वालों से बातचीत होती है ईरान का बॉर्डर पार करवाने की। उनके दरमियान 1,000 से लेकर 2,000 पाकिस्तानी रुपये तक की डील हो जाती है फ़ी आदमी की। और फिर वो ईरानी पिकअप वाले आदमियों को पिकअप में बिठाकर ईरान का बॉर्डर पार करवा देते हैं। उन पिकअप वालों की तफसील बताता चलूँ कि वो डबल डोर पिकअपें होती हैं और आप तो जानते हैं कि उनके डाले में कितने आदमी बैठ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने आदमी आसानी से बैठ सकेंगे। दोस्तों उनमें 20 से 25 आदमी दबा दबा कर बैठाए जाते हैं और फिर उनकी स्पीड की तो आप बात ही ना करें। जिन रास्तों पर वो जाते हैं वहाँ कोई पक्की सड़क नहीं होती, मट्टी ही मट्टी होती है। ईरान बॉर्डर के करीब पाकिस्तान का आखिरी स्टॉप जो आता है वहाँ पर एक चाय की दुकान है और उस स्टॉप का नाम है कलातू। कलातू के बाद ईरान बॉर्डर पर पहुंचने में सिर्फ 20 से 30 मिनट ही लगते हैं। पिकअप वाले ईरान का बॉर्डर पार करवा कर ईरान के सबसे पहले इलाके नौबंदियां में उतार देते हैं। ईरान के इलाके नौबंदियां पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत खाना दिया जाता है और फिर अगले सफ़र की डील करता है एजेंट। जब एजेंट की डील फाइनल हो जाती है तो फिर ईरान में पुलिस की 2 चौकियां कार में बिठाकर पार करवाई जाती हैं। जी हाँ, कार में। लेकिन उन कार की ज़रा तफसील भी सुन लें। फ्रंट सीट पर 2 आदमी और 1 ड्राइवर, पिछली सीट पर 4 आदमी पहले बिठाए जाते हैं और फिर 3 आदमी उन चारों की गोद में।
यानी पिछली सीट पर टोटल 7 आदमी और कार की डिक्की में 2 आदमी, यानी एक कार में 11 आदमी सफ़र करते हुए 2 पुलिस चौकियां पार करते हैं। करीब 30 मिनट में फिर कार वाला दौर ख़त्म होता है और दोबारा पिकअप वाला शुरू हो जाता है। ईरान में ये सफ़र रात के वक्त किया जाता है। ईरान में पुलिस वालों को गजर कहा जाता है। गजरों का ख़तरा ईरान में हर वक्त रहता है। कारों से उतरकर दोबारा पिकअपों का सफ़र किया जाता है, लेकिन पिकअप वाले हर 5 से 10 किलोमीटर पहले खाली खुद जाते हैं पुलिस को चेक करने के लिए। जब रास्ता क्लियर होता है तो उस वक्त आदमियों को साथ लेकर जाते हैं। जहां भी पुलिस का खतरा होता है वहां आदमियों को पिकअप से उतरकर छुप जाने को कहा जाता है। ईरान में ज़्यादातर इलाके पहाड़ी हैं और जो आदमी छुपते हैं वो टिब्बे टीलों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। पूरी रात सफ़र करने के बाद एक वीरान सी जंगल टाइप की जगह पर सब आदमियों को उतार दिया जाता है। उस जंगल में एजेंट खाने पीने की सब चीज़ें मुहैया करता रहता है। पाकिस्तान पंजाब से लेकर उस जंगल तक पहुंचने में 5 से 7 दिन लगते हैं। उस जंगल को जंगजीन का जंगल कहा जाता है। जब जंगजीन जंगल से समंदर तक का सफ़र शुरू होता है 3 या फिर 4 दिन के बाद, जंगल के बाद का सफ़र एजेंट पर होता है, क्योंकि अगर एजेंट ने ईरानी एजेंटों को रुपए टाइम से दे दिए तो फिर जंगल से समंदर का सफ़र जल्दी ही शुरू करवा देते हैं। जंगल से समंदर के किनारे पहुंचने में पैदल चलकर 6 से 8 घंटे लगते हैं। फिर जब जंगजीन जंगल से निकलकर समंदर किनारे आ जाते हैं तो फिर समंदर किनारे 1 से 5 दिन भी लग जाते हैं। फिर एजेंट कश्ती वालों से डील करता है। ओमान में जाने की वो हो सकता है 10,000 से लेकर 20,000 पाकिस्तानी रुपये हों पर आदमी के हिसाब से। फिर समंदर के मौसम का इंतज़ार किया जाता है ताकि किसी का जानी नुकसान ना हो। ईरान से लेकर ओमान तक तकरीबन 500 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर का फासला है। फिर जब समंदर का मौसम भी ठीक हो और एजेंट की डील भी फाइनल हो तब 15 से लेकर 22 आदमी तक कैक में डाले जाते हैं। यानी इस वीडियो में ये जो कश्ती आप देख रहे हैं इसमें 15 से 22 आदमी सफ़र करते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो तो समंदर का मौसम भी ठीक हो और ईरानी नेवी का भी सामना ना हो तो तब ईरानी समंदर किनारे से ओमान के समुद्री किनारे तक 5 से 8 घंटे में लॉन्च पहुंच जाती है। ज़ेरे नज़र वीडियो में जो लॉन्च आप देख रहे हैं इसमें जो आदमी मौजूद हैं ये कोई लॉन्च पर आने वाले नहीं हैं, पर लॉन्च का साइज़ सेम ही होता है। ये तो ईद पर तफरी करते हुए वीडियो शूट की थी। बाकी जब लॉन्च वाला ओमानी किनारे से 2 किलोमीटर पहले ही बता देता है कि ये ओमान का कौन सा शहर है। जब लॉन्च वाला आदमियों को कश्ती से छलांग लगाने का कहता है तो उस जगह पर पानी कम से कम भी 4 फीट तक ज़रूर होता है। जब लॉन्च वाला आदमी को उतार देता है वो तो वापस भाग जाता है। उस वक्त अगर रॉयल ओमान पुलिस वालों को पता चल जाए तो वो उन गैर कानूनी लोगों को पकड़ लेती है, और अगर ना पता चल सके तो तब उन आदमियों की किस्मत। लॉन्च वाले ज़्यादातर ओमान में किसी ऐसी जगह पर उतारते हैं जहां पर करीब आबादी ना हो, यानी कुछ जंगल का माहौल हो। लॉन्च पर आने वाले सब खुशकिस्मत नहीं होते, कुछ तो उसी वक्त पुलिस की पकड़ में आ जाते हैं और कुछ देर बाद जो बच जाते हैं वो उनकी किस्मत। लॉन्च पर जितना भी सफ़र होता है समंदर में, लॉन्च का किसी के साथ कोई राब्ता नहीं होता। खुदा न खास्ता अगर लॉन्च को समंदर में कोई हादसा हो जाए तो कन्फर्म मौत ही है। बाकी अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बताता चलूं कि यह सिर्फ लॉन्च पर आने वालों की मालूमात है और ये एक गैर कानूनी रास्ता है। इस रास्ते पर ज़िंदगी को मौत के मुंह में ढकेलने के मुतरादिफ है, इसलिए कानूनी रास्ते से ही आएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और वो दोस्त जो इस रास्ते से ओमान में आ चुके हैं वो भी कमेंट सेक्शन में अपने तजर्बे का इजहार कर सकते हैं कि क्या वाकया ही ऐसा होता है या फिर नहीं। जी तो दोस्तों ये थी आज की एक मालूमाती वीडियो। हम मिलेंगे आपसे किसी ऐसी दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।